हेलो एवरीवन, डियर स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 12th बायोलॉजी का 9th चैप्टर स्ट्रेटजीज फॉर इन्हेंसमेंट इन फूड प्रोडक्शन, यानी खाद्य उत्पादन में वृद्धि की कार्यनीति। बच्चों, ये चैप्टर बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है और बहुत ज़्यादा आपको इंटरेस्टिंग लगेगा, क्योंकि इसमें आप और मैं जो बातें डिस्कस करेंगे वो आप अपनी जो डे टू डे लाइफ है उससे बहुत ज़्यादा रिलेट कर पाएंगे। बच्चों, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि खाद्य उत्पादन में वृद्धि की कार्यनीति चैप्टर के अंतर्गत हम किन किन टॉपिक्स को यहाँ पर डिस्कस करेंगे। बच्चों, सबसे पहले हम बात करेंगे एनिमल हस्बेंड्री यानी पशुपालन के बारे में। एनिमल ब्रीडिंग और प्लांट ब्रीडिंग को भी हम यहाँ पे समझने का प्रयास करेंगे। टिश्यू कल्चर यानी ऊतक संवर्धन का जो कॉन्सेप्ट है उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। जेनेटिक इंजीनियरिंग को भी यहाँ पे हम समझने का प्रयास करेंगे और साथ ही साथ सिंगल सेल प्रोटीन का क्या कॉन्सेप्ट है उस पे भी हम यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं। तो बच्चों, शुरू करते हैं। ये चैप्टर थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। बच्चों, आप जानते हैं कि भोजन हमारी लाइफ में क्या इंपॉर्टेंस रखता है। भोजन या खाद्य पदार्थ जो है वो जीवों के लिए ऊर्जा का स्रोत होते हैं। ठीक है, बचपन से आप पढ़ते हुए आ रहे हैं, छोटी कक्षाओं में भी आप पढ़ते हुए आ रहे हैं और जानते हैं भलीभांति कि हमें कार्य करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है और यह ऊर्जा जो है हमें वो भोजन से प्राप्त होती है। अब क्या है बच्चों, हम अपने देश की बात करें या पूरे विश्व की बात करें तो जनसंख्या लगातार बढ़ रही है और हमारे जो रिसोर्सेस हैं वो उतने ही हैं। यानी बढ़ती हुई जनसंख्या की जो भोजन की आवश्यकता है उसके लिए हमारे प्राकृतिक संसाधन कम पड़ने लग गए हैं धीरे धीरे। तो क्या हुआ कि हमें अब क्या करना है, संसाधन तो उतने ही रहेंगे, उनको हमें बचा के चलना है। साथ ही साथ में हमें नई नई ऐसी टेक्निक्स अपनानी होंगी। किसकी मदद से? साइंस की मदद से, विज्ञान की मदद से हमें ऐसी टेक्निक्स अपनानी पड़ेंगी जिससे हम उन्हीं रिसोर्सेज में पूरी जो हमारी जनसंख्या है उनके लिए संतुलित भोजन या खाद्य आहार उपलब्ध करवा सकें। तो इस चैप्टर में हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे समय समय पर डिफरेंट टेक्निक्स हमने अपनाई या अभी भी अपना रहे हैं, इस पर शोध जारी है कि कैसे हम जो हमारा फूड प्रोडक्शन है, जो हमारा खाद्य उत्पादन है, उसको हम कैसे बढ़ा सकते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं एनिमल हस्बेंड्री की, यानी पशुपालन की। बच्चों, पशुपालन क्या होता है पहले इसे समझिए। विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत पशुधन के अंतर्गत क्या आया? लाइव स्टॉक्स। इसके अंदर गाय, भैंस, बकरी, ऊंट, ठीक है, उनका प्रजनन, उनका डोमेस्टिकेशन और उनकी देखभाल का जिसमें अध्ययन किया जाता है उसको हम एनिमल हस्बेंड्री कहते हैं। ठीक है, इसमें जो हमारे पालतू पशु हैं जिनसे हमें दूध, मांस आदि प्राप्त होता है, उनका भोजन, उनके रहने की व्यवस्था, उनकी हेल्थ और उनके ब्रीडिंग आदि का अध्ययन इसमें किया जाता है। बच्चों, पशुपालन जो है उसमें मुख्यतः गाय, भैंस, भेड़, बकरी, ऊंट और सूअर आदि का पालन किया जाता है। लेकिन जो इसका ब्रॉड सेंस है उसके अंतर्गत इसमें फिशरीज यानी मत्स्य पालन, मुर्गी पालन और मधुमक्खी पालन को भी शामिल किया गया है। बच्चों, मत्स्य पालन में मछलियों के साथ साथ मोलस्का, झींगा, केकड़ा पालन को तथा मुर्गी पालन में मुर्गियों के साथ साथ बतख, बटेर और गीज को भी सम्मिलित किया गया है। ठीक है, इसलिए मतलब अगर हम कह सकते हैं अब खाद्य उत्पाद प्राप्त करने के लिए गाय, भैंस, भेड़, बकरी, सूअर, ऊंट, मुर्गी, बतख, बटेर, मछली, केकड़ा और मधुमक्खी, ठीक है, आदि का पालन किया जाता है। बच्चों, हम पशुपालन क्यों करते हैं? पशुपालन का उद्देश्य हमारी भोजन की जो नीड्स हैं, खाद्य संबंधी जो आवश्यकताएं हैं, उनको पूरा करना है। ठीक है, पशुपालन से हमें क्या प्राप्त होता है? दूध, दही, मक्खन, घी, खोया, पनीर, मांस, अंडे, शहद, ठीक है, आदि पदार्थ प्राप्त होते हैं और इनसे हमें क्या मिलता है?
प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, खनिज, लवण आदि मिलते हैं, जो कि आप बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं कि संतुलित भोजन हमारे लिए कितना जरूरी है। ठीक है बच्चों, ये जो चैप्टर है ये थ्योरेटिकल ज्यादा है। ठीक है, थ्योरेटिकल ज्यादा है, लेकिन फिर भी हमें कैसे इसको समझना है, किस तरीके से समझना है, वो हम यहाँ पर डिस्कस कर लेंगे। जैसे अब हम सबसे पहले बात कर लेते हैं ब्रीड किसे कहते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, ब्रीड या नस्ल किसे कहते हैं। ठीक है, पशुओं का ऐसा समूह जो वंश और सामान्य लक्षणों में समान हो, नस्ल कहलाता है। पशुओं का ऐसा समूह जो वंश और सामान्य लक्षणों में समान हो, नस्ल कहलाता है। चलिए बच्चों, सबसे पहले अब हम बात कर लेते हैं डेयरी फार्म मैनेजमेंट। ठीक है, डेयरी फार्म मैनेजमेंट, इसको थोड़ा समझने की कोशिश कीजिए। दूध के उत्पादन एवं गुणवत्ता में वृद्धि करने के लिए काम में आने वाले संसाधन एवं तंत्रों का अध्ययन डेयरी फार्म प्रबंधन के अंतर्गत किया जाता है। ठीक है, यानी दूध और दूध से बने उत्पादों को प्राप्त करने के लिए हम जो पशुधन पालते हैं, जो लाइव स्टॉक पालते हैं, उनको रखने के लिए फार्म्स होते हैं, उनको हम किस प्रकार से मैनेज करेंगे, वो डेयरी फार्म प्रबंधन के अंतर्गत आता है। ठीक है, जो हेडिंग्स आपको डेयरी फार्म मैनेजमेंट के अंतर्गत मैं यहाँ पर डिस्कस करूंगी, वही आपको बाद में किसके रिस्पेक्ट में समझना है, वो आपको समझना है पोल्ट्री फार्मिंग में भी सेम वही पॉइंट्स आप समझेंगे, बी कीपिंग में भी वही समझेंगे और फिशरीज में भी वही समझेंगे। जैसे क्या हुए, सबसे पहले हम देखेंगे कि डेयरी फार्म्स को कैसे आप समझेंगे, किन पॉइंट्स के अंतर्गत। सबसे पहले नस्ल। ठीक है, अच्छे डेयरी फार्म के लिए क्या होना चाहिए, अच्छी नस्ल के पशु होने चाहिए। मादा पशु अच्छे और अधिक गुणवत्ता वाला, मतलब या अधिक दूध देने वाला होना चाहिए और दूध की क्वालिटी भी बहुत अच्छी होनी चाहिए। नर पशु जो होने चाहिए वो अच्छी संतानें उत्पन्न करने वाले होने चाहिए और साथ ही साथ उनमें रोग प्रतिरोधक क्षमता भी होनी चाहिए। पता चला अच्छी नस्ल के पशु हैं, बार बार बीमार होते रहते हैं, तो उसमें भी कोई फायदा नहीं होता है। बच्चों, दूसरी बात आ जाती है पशु आहार। ठीक है, एक अच्छा डेयरी फार्म के लिए पशु आहार आपको पता होना चाहिए कि संतुलित और उनके लिए संतुलित और आवश्यक आहार कितना है। उनको आवश्यकता के अनुसार अच्छे तरीके से आपको खाने का प्रबंध करना पड़ेगा। आवास, अगला पॉइंट है आवास, यानी जो डेयरी फार्म है वहां पर पशुओं के रहने की उचित व्यवस्था होनी चाहिए। किस हिसाब से होनी चाहिए, ताप, नमी, वायु और साथ में आपको साफ सफाई का भी ध्यान रखना पड़ेगा। अगला पॉइंट है पशु स्वास्थ्य। ठीक है, समय समय पर पशु चिकित्सक द्वारा पशुओं के स्वास्थ्य की नियमित जांच करानी चाहिए और उनका समय समय पर टीकाकरण करवाना चाहिए। बच्चों, जिस प्रकार मनुष्यों में टीकाकरण होता है वहीं पशुओं में भी टीकाकरण होता है, तो समय समय पर उनका टीकाकरण करवाना चाहिए। अगला पॉइंट है प्रशिक्षित पशुपालक। बच्चों, पशुपालक जो है वो प्रशिक्षित होना चाहिए, उसे पशुओं के मध्यकाल, प्रजनन तथा शिशुओं की देखभाल की वैज्ञानिक जानकारी होनी आवश्यक है। बच्चों, अगला पॉइंट है रिकॉर्ड रखना तथा समय समय पर निरीक्षण करना। बच्चों, डेयरी फार्म में पशुओं की विभिन्न क्रियाओं से संबंधित रिकॉर्ड समय समय पर रखना चाहिए और समय समय पर उनका निरीक्षण करते रहना चाहिए। बच्चों, डेयरी फार्म मैनेजमेंट का एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जो डेयरी उत्पाद हमें प्राप्त होंगे, डेयरी प्रोडक्ट्स जो हमें प्राप्त होंगे, उनके भंडारण की उचित व्यवस्था होनी चाहिए। ठीक है, ताकि उनका सही लाभ हमको मिल पाए। ठीक है बच्चों, यहाँ पर एक और चीज समझना चाहिए कि जो गाय, भैंस और बकरी हैं, जो हमारे डेयरी के मुख्य पशु हैं, जो पालतू पशु हैं, उनसे हमें दूध, दही, योगर्ट, पनीर, आइसक्रीम, छाछ, घी, बटर यानी बहुत सारे डेयरी उत्पाद हमको मिल जाते हैं, जिनसे एक तो हमारा जो खाद्य संबंधी आवश्यकता है वो पूरी होती है और साथ ही साथ हम
उनको बेचकर अपनी अर्निंग भी कर सकते हैं और खाद्य संबंधी आवश्यकताओं के साथ साथ जो पैसा हमको मिलेगा उससे हम अपनी और आवश्यकताओं की भी पूर्ति कर सकते हैं बच्चों। ठीक है, आजकल आप देख रहे होंगे कि कोरोना टाइम में बहुत सारे लोग जो बाहर काम करते थे वो अपने घरों को आ गए हैं, तो ये बहुत अच्छा विकल्प हो सकता है उनके लिए कि अपने ही घर में रहकर, अपने गांव में रहकर और छोटी सी पूंजी से, इसमें सरकार आर्थिक सहायता भी प्रदान कर रही है, तो अपना एक डेयरी फार्म खोल सकते हैं जिससे उनकी खाद्य संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति के साथ साथ कुछ पैसे भी उनको मिल जाएंगे जिससे वो अपनी और आवश्यकताओं की पूर्ति भी कर सकते हैं। बच्चों, यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म आता है, श्वेत क्रांति। ठीक है, थोड़ा इसे समझने की कोशिश करते हैं। श्वेत क्रांति डेयरी उत्पादों में हुए क्रांतिकारी परिवर्तनों के कारण एक टर्म दिया गया है। जब डेयरी उत्पादों में क्रांतिकारी परिवर्तन आए तो उसे श्वेत क्रांति कहा गया। राष्ट्रीय डेयरी विकास निगम ने दुग्ध उत्पाद व गुणवत्ता में वृद्धि करने के लिए बहुत सारे महत्वपूर्ण प्रयास किए थे। इसने ऑपरेशन फ्लड के तहत, ठीक है, किसने? राष्ट्रीय डेयरी विकास निगम ने ऑपरेशन फ्लड के तहत विश्व में सबसे बड़ी दुग्ध सहकारी योजना प्रारंभ कर रखी है, जिसकी पहुंच राष्ट्रीय स्तर पर छोटे छोटे गांवों तक बनी हुई है। ठीक है, यानी श्वेत क्रांति क्या है? डेयरी क्षेत्र में आत्मनिर्भरता लाना। ठीक है, इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए ऑपरेशन फ्लड नामक योजना चली। यानी सिंपली क्या है, श्वेत क्रांति किससे संबंधित है? दुग्ध उत्पादन में क्रांतिकारी परिवर्तनों से संबंधित है श्वेत क्रांति। ठीक है बच्चों, अब हम बात कर लेते हैं पोल्ट्री फार्म मैनेजमेंट। पोल्ट्री फार्म्स मुख्यतः मांस व अंडों को प्राप्त करने के लिए किया जाता है। जैसा कि मैं आपको पहले बता चुकी हूँ, इसमें मुर्गी के अलावा बटेर, बतख, टर्की आदि पक्षियों का भी पालन किया जाता है। इसके लिए भी जो फार्म है उसको वैज्ञानिक ढंग से, जो पोल्ट्री फार्म्स हैं उसको साइंटिफिक तरीके से मैनेज करना बहुत जरूरी होता है। इसमें भी वही पॉइंट्स होंगे जो आपने डेयरी फार्म मैनेजमेंट में समझे थे, जैसे कि नस्ल। सबसे पहले हमें अच्छी नस्ल की जो बर्ड्स हैं उनको पालना चाहिए, क्योंकि उनसे हमें बहुत अधिक मात्रा में अंडे और मांस और अच्छी क्वालिटी का मांस प्राप्त होगा। जैसे मांस वाली मुर्गियां ब्रायलर्स और अंडे के लिए लेयर्स मुर्गियां मुख्यतः उपयुक्त की जाती हैं। जैसे मुर्गी की व्हाइट लेगहॉर्न, फ्लाईमाउथ रॉक, ठीक है, टर्की की ब्रिटिश व्हाइट और नॉफोल्ड, और बतख की भारतीय रनर, नागेश्वरी या मस्कोरी और कैंपबेल। ठीक है, ये कुछ अच्छी ब्रीड हैं जिनको हमें पोल्ट्री फार्म में, मतलब कुल मिला के ये है कि पोल्ट्री फार्म में हमको अच्छी ब्रीड के पक्षियों को पालना चाहिए। दूसरा, उनके आवास की उचित व्यवस्था होनी चाहिए। तीसरा, उनका भोजन अच्छी गुणवत्ता वाला और आवश्यकता अनुसार होना चाहिए, न ज्यादा न कम। ठीक है, और सबसे बड़ी बात, जो पक्षियों का भोजन है उसमें कैल्शियम की प्रचुरता होनी चाहिए। ठीक है, और इससे जो उनकी, अगर मुर्गियां, आपकी पोल्ट्री फार्म की मुर्गियां या बर्ड्स हेल्दी होंगी तो वो आपको अच्छा प्रोडक्शन करके देंगी। इसमें एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट आता है स्वास्थ्य। मुर्गियों में जीवाणु, विषाणु, कवक आदि प्रकार के संक्रामक रोग हो जाते हैं। ठीक है, कुछ संक्रामक रोग बहुत ही ज्यादा घातक होते हैं। अगर इनका समय पे उपचार नहीं किया जाता है तो ये पूरे के पूरे पोल्ट्री फार्म को खत्म कर देते हैं। जैसे रानीखेत रोग, ठीक है, रानीखेत रोग बहुत खतरनाक रोग है, विषाणु जनित रोग है। इसके अलावा मुर्गियों में फाउल कॉलेरा, एफ्लाटॉक्सिकोसिस, बर्ड फ्लू आदि रोग भी पाए जाते हैं। बच्चों, जो पोल्ट्री फार्म है उसमें प्रशिक्षण भी बहुत आवश्यक होता है, इसलिए उसके लिए पहले प्रशिक्षण की भी कई बार व्यवस्था होती है। अगर आप प्रशिक्षित होंगे तो आप बहुत अच्छे से अपने पोल्ट्री फार्म को मैनेज कर पाएंगे। रिकॉर्ड रखना और निरीक्षण करना भी इसका एक महत्वपूर्ण पॉइंट है। और साथ ही साथ, जैसा कि हमने डेयरी फार्मिंग में समझा था कि उत्पादों का भंडारण और परिवहन भी बहुत ज्यादा आवश्यक इसमें होता है। बच्चों, यहाँ पे बर्ड फ्लू स्पेशली मेंशन किया गया है। बर्ड फ्लू पक्षियों में वायरस जनित रोग है। ये रोग और घातक इसलिए होता है क्योंकि
यह जाति की विशिष्टता को छोड़कर अन्य प्राणियों को भी संक्रमित कर लेता है। जो बर्ड फ्लू है उसमें बुखार, शारीरिक कमजोरी, पेशियों में दर्द, खांसी, सांस लेने में तकलीफ आदि उत्पन्न हो जाती है। इससे बचने के लिए क्या करते हैं? डेयरी उत्पादों को अच्छे से पका के सेवन करना चाहिए, साफ हाथों से भोजन करना चाहिए, संक्रमित पक्षियों से दूर रहना चाहिए तथा रोगग्रस्त पक्षियों की, अगर रोगग्रस्त हो जाते हैं तो पक्षी, उसकी सूचना तुरंत पशु चिकित्सा अधिकारी को देनी चाहिए और रोगग्रस्त और संक्रमित पक्षियों को अलग से छांटकर उनको नष्ट कर देना चाहिए। ठीक है, तो बच्चों आज हमने डेयरी फार्म मैनेजमेंट और पोल्ट्री फार्म मैनेजमेंट के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी हासिल की। बच्चों ये जो चैप्टर है ये थ्योरेटिकल ज्यादा है, इसमें आपको प्रैक्टिकल नॉलेज जो है उसको अपने हिसाब से ऐड करना पड़ेगा। आप इस पे प्रोजेक्ट कार्य भी तैयार कर सकते हैं। जैसे क्या कर सकते हैं, अगर आपके गांव में किसी ने डेयरी खोली हो, यदि आपके आसपास कोई डेयरी हो, तो उस पे भी आप एक प्रोजेक्ट तैयार कर सकते हैं। किन पॉइंट्स के ऊपर? जो पॉइंट्स अभी हमने डिस्कस किए थे बच्चों। तो कल के वीडियो में या नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे फिशरीज और बी कीपिंग के बारे में। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।